भाग वन में हमने जैसा देखा था कि मैंने ये ऊपर पैराग्राफ पढ़ा, जो इसमें जानकारी दी गई है, ये जानकारी कहाँ से मिली है आपने ये नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। इसके बाद हम अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। शासन काल को लिख लीजिए, 380 से 413 ई, ठीक है। शासन काल को जरूर लिख लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी लिख लीजिए, जो 380 ई में राजगद्दी पर बैठे और कब तक? 413 ई तक। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष प्रकार के चांदी के सिक्के जारी किए तथा किस चीज की इन्होंने उपाधि को धारण किया? तो आप कहेंगे विक्रमादित्य की उपाधि को, ठीक है। कौन सी उपाधि को धारण किया? लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसने अपनी पुत्री, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम था? प्रभावती गुप्त का विवाह किससे किया? वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया, ठीक है। नरेश यानी राजा, ठीक। वाकाटक नरेश रुद्रसेन से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया, ठीक। नोट करते हुए चलिए। कालिदास को भारत का, ठीक है, शेक्सपियर कहा गया है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ये सब पूछा जाता है। कालिदास ने मेघदूत, रघुवंश, ठीक है, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, मालविका, गनिमित्रम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना की। ये इनके पुस्तक की नाम है, ठीक है, पुस्तकों के नाम है ये सब। कालिदास ने मेघदूत, रघुवंश, ठीक है, कुमार संभव, मालविका एवं अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक की रचना की। किसने? कालिदास ने, ठीक है। ये कालिदास की पुस्तक का नाम है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, कि कालिदास ने कौन कौन से प्रश्न कह रहा हूँ, पुस्तक की रचना की, ठीक है। पेपर में पूछ देता है ऑप्शन में। अगला क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक में राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम विवाह का कथा है। जो पुस्तक है, जो कालिदास जी द्वारा लिखा गया है यहाँ पे, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम विरह कथा है, ठीक है। प्रेम विवाह का नहीं, प्रेम विरह कथा है, ठीक है। प्रेम विरह की कथा है इस पुस्तक के अंदर। यह दूसरी भारतीय पुस्तक है जिसका 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उस दूसरी भारतीय पुस्तक का नाम बताइए जिसका 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो आप बताएंगे अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक। इसके अंदर राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम विरह की कथा है, ठीक है। पंचतंत्र पुस्तक का संकलन गुप्त काल में किया गया, ठीक है। पंचतंत्र पुस्तक का संकलन किसके काल में किया गया? तो आप बताएंगे गुप्त काल में किया गया। इसके लेखक कौन हुए? विष्णु शर्मा, ठीक है, पंडित विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हुए? तो आप बताएंगे विष्णु शर्मा। गुप्त काल का महान ज्योतिषी एवं खगोल शास्त्री कौन थे? नोट करिए, कौन थे? वराहमिहिर, ठीक है, कि गुप्त काल के महान ज्योतिषी एवं खगोल शास्त्री वराहमिहिर थे, ठीक है। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। अभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में किस देश की मुद्रा है दिनार, ठीक है। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, ठीक है, दिनार कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली दिल्ली, महरौली दिल्ली यानी जहाँ कुतुब मीनार है, ठीक है,
महरौली दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण कराया जो गुप्तकालीन धातु विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। देखिए क्या लिखना है आपको, पहले तो ये लिख लीजिए कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, और आज का होमवर्क आपका ये है कि वर्तमान में किस देश की मुद्रा दिनार है। ठीक है, आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली दिल्ली में है, ठीक है, में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया जो गुप्तकालीन धातु विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए कि गुप्तकालीन धातु विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ नमूना क्या है, महरौली में स्थित लौह स्तंभ। ठीक है, और उसका निर्माण किसने करवाया, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कहाँ है, महरौली में। ठीक है, जो लौह स्तंभ में कहाँ है, महरौली में। सब लिखते हुए चलिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक और परम भागवत थी। ठीक है, नोट कर लीजिए इनके अन्य नाम किस नाम से जाने जाते हैं और उपलब्धियां क्या क्या थी, और जो मैं पीले से हाईलाइट कर रहा हूँ ये उनकी उपलब्धियां थी। ठीक, और ग्रीन वाले इनके नाम थे 3। ठीक है, देवगुप्त, देवराज और देवश्री। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए। ठीक है, कौन चीनी यात्री भारत आए, तो आप बताएंगे फाहियान। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए। इस प्रकार से पूछ देगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल में निम्नलिखित में से कौन से चीनी यात्री भारत आए, तो आप टिक लगा दीजिएगा फाहियान। ठीक है, फाहियान भारत स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से पुनः लौट गया था। ठीक, अनुश्रुतियों के अनुसार इसके समय दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा गया। ठीक है, कि ऊपर चले हम तो यहाँ है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें क्या कहा गया, नवरत्न। ठीक है, चंद्रगुप्त को 9 रत्न कौन थे, नाम निम्नलिखित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कालिदास, दूसरे अमर सिंह, ठीक है, घटकर, ठीक, धनवंतरी, वराह मिहिर, ठीक है, वर रुचि, वेताल भट्ट, शंकु, ठीक है, शपनक। ठीक है, ये जो थे ये चंद्रगुप्त के 9 रत्न थे। 9 रत्न, 9 के नाम आप लिख लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक कौन थे, वीर शनैसेव था। ठीक है, वीर शनैसेव नाम याद रख लीजिए कि संधि विग्रहिक कौन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, तो वो थे वीरसेन सेव, वीर शनैसेव। क्या नाम था, वीर शनैसेव। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विधा के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय जो पाटलिपुत्र और उज्जैनी था वह विधा का प्रमुख केंद्र था। निम्नलिखित में से बताइए कौन से 2 स्थान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विधा के प्रमुख केंद्र थे, तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र और उज्जैनी। ठीक, नोट में लिख लीजिएगा ये कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, अगले शासक थे कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। उनके शासनकाल को लिख लीजिए 415 से 454 ई। देखते हैं क्या बताया गया है पैराग्राफ में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त 415 ई से 454 ई राजगद्दी पर बैठे। कब बैठे, 415 ई में। बिलसर अभिलेख, कौन सा अभिलेख, बिलसर अभिलेख से कुमारगुप्त के शासन की प्रथम तिथि 415 ज्ञात होती है। जब कुमारगुप्त 415 ई पर राजगद्दी पर बैठे, ये जो तिथि है प्रथम तिथि 415, ये कहाँ से ज्ञात होती है, तो आप बताएंगे कि बिलसर अभिलेख से ज्ञात होती है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं, कुमारगुप्त के मिलते हैं। सर्वाधिक यानी अधिक,
गुप्त शासक में हम देखें तो सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं, तो आप बताएंगे कि अधिकतम अभिलेख, सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के मिलते हैं। कुमार गुप्त की मयूर मुद्रा विशेष शैली की थी। याद रखिए कि मयूर मुद्रा विशेष शैली किसकी थी, कुमार गुप्त की, तथा 623 मुद्राएं बयाना मृद भांड से मिली। 623 मुद्राएं कहाँ से मिली, तो आप बताएंगे बयाना मृद भांड से मिली। कुमार गुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की। नोट कर लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमार गुप्त ने। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमार गुप्त ने। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। ठीक है, नोट करते हुए चलिए ये सब। कुमार गुप्त ने किन किन चीजों की उपाधियां धारण की, यहाँ पे बताया गया है। पहली उपाधि महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र तथा अश्वमेघ महेंद्र की 3 उपाधियां उन्होंने धारण की। चलिए, यह नोट में कुछ बताया गया है। स्कंद गुप्त के भीतरी लेख से जानकारी मिलती है कि कुमार गुप्त के समय, ठीक है, कि स्कंद गुप्त के भीतरी लेख से जानकारी मिलती है कि कुमार गुप्त के समय पुष्य मित्रों का आक्रमण हुआ, जिनसे निपटने के लिए कुमार गुप्त ने अपने पुत्र स्कंद गुप्त को भेजा और पुष्य मित्रों को पराजय का सामना करना पड़ा। ये नोट कीजिए कि कुमार गुप्त के पुत्र का नाम स्कंद गुप्त। ये गद्दी पर कब बैठे, नोट करते हुए चलिए। 455 ई में कब तक, नोट करते हुए चलिए। ठीक है, स्कंद गुप्त। कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद स्कंद गुप्त राजगद्दी पर बैठा और शासक बना। स्कंद गुप्त को गद्दी पर बैठते ही हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। किसका, हुनों का। इसकी जानकारी स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। यानी ये भी नोट करिए कि स्कंद गुप्त को गद्दी पर बैठते ही हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो आप कहेंगे कि इसकी जानकारी स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। कौन से अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से। तथा जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को क्या, मलेच्छ कहा गया है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख यानी गिरनार अभिलेख। ठीक है, इसके अंतर्गत सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा कि जूनागढ़ को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, कि तथा जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को क्या कहा गया है, मलेच्छ कहा गया है। किस अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है, तो आप कहेंगे जूनागढ़ अभिलेख में, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। देखिए, जैसा भी मैंने बताया कि इसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है, आगे बताया गया है। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनः निर्माण स्कंद गुप्त ने करवाया। जो जूनागढ़ अभिलेख इसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि यह गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है इसमें से, जूनागढ़ में से। ठीक है, इसीलिए जूनागढ़ को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। आप समझ गए होंगे। स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण का कार्य गवर्नर, ठीक है, पर्णदत्त के पुत्र, गवर्नर कौन थे, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। ठीक है, गवर्नर कौन थे, गवर्नर के पुत्र थे। ठीक है, कौन, चक्रपालित को सौंपा गया यह कार्य। ठीक है, कौन सा कार्य, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण। ठीक है, चक्रपालित ने सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया। स्कंद गुप्त की कहोम अभिलेख में इसकी उपाधि शक्रादित्य थी। मतलब पहले ये लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, और इन्हीं को सुदर्शन झील के पुनः निर्माण का कार्य किनको मिला था,
गवर्नर के पुत्र चक्रपालित को, ठीक है। और उसी सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। आगे बताया गया है कि स्कंदगुप्त की कहोम अभिलेख में इसकी उपाधि क्या दी गई है? शक्रादित्य दी थी, ठीक है, शक्रादित्य थी। नोट कर लीजिए किसकी उपाधि क्या थी? कहोम अभिलेख में इसकी उपाधि शक्रादित्य थी। हुनों का आक्रमण 458 स्कंदगुप्त के शासनकाल में शुरू हुआ। हुनों का आक्रमण कब शुरू हुआ ये लिख लीजिए, और किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तोरमन हुनों का महत्वपूर्ण शासक था। तोरमन हुनों का महत्वपूर्ण शासक कौन था? तोरमन। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे, ठीक है। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। चीनी यात्री सुंग यून, छठी शताब्दी, ठीक है, ये छठी शताब्दी का नाम क्या है? सुंग यून, ठीक है। चीनी यात्री थे एक सुंग यून, छठी शताब्दी 518 में भारत आए थे, ठीक है। कि जो चीनी यात्री सुंग यून कब भारत आए थे और किसके शासन काल में आए थे? तो यह भारत छठी शताब्दी 518 में आए थे, ठीक है। प्राचीन समय में शतरंज खेल बहुत लोकप्रिय, शतरंज यानी चेस, ठीक है, यह बहुत लोकप्रिय था। आगे क्या बताया गया है? गुप्त शासकों की उपाधियां। गुप्त शासकों की उपाधियां क्या थी? श्री गुप्त पहली उपाधि थी, महाराज, आदिराज। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी? ठीक है, महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? ठीक है, स्कंदगुप्त की उपाधि, घटोत्कच की उपाधि, ठीक है, समुद्रगुप्त की उपाधि और कुमारगुप्त की उपाधि, ठीक है। आप उपाधियों को पहले नोट कर लीजिए क्योंकि हम ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब उपाधियों को नोट कर लीजिए। चलिए आगे क्या है? गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय व्यवस्था, प्रशासन, देश, राष्ट्र, ठीक है, विषय, संभाग, पेट, तहसील, यानी देश राष्ट्र कहा जाता था, विषय, संभाग, पट, तहसील, ठीक है। भुक्ति, राज्य, राज्यों को भुक्ति कहा जाता था, जिला को विधि और ग्राम को ग्रामी कहा जाता है, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। पदाधिकारियों के सर्वश्रेष्ठ वर्ग को, पदाधिकारियों के सर्वश्रेष्ठ वर्ग को क्या कहा जाता था? कुमारा मात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुमारा मात्य, नोट कर लीजिए। गुप्त काल में कुमार गुप्त के, चलिए यहाँ पे कुछ पहले हाईलाइट को हटा देते हैं। चलिए, गुप्त काल में कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का वर्णन है। आपसे लिख लीजिएगा कि गुप्त काल में कुमार गुप्त के, ठीक है, किस ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों का क्रियाकलाप वर्णन है? तो आप उस ताम्रपत्र का नाम बताएंगे, दामोदरपुर ताम्रपत्र, ठीक है। गुप्त काल में भूमि व्यवस्था, करों की संख्या बढ़ गई। गुप्त काल में भूमि व्यवस्था के जो कर थे, टैक्स थे, उनकी संख्या बढ़ गई, लेकिन वाणिज्य करों की संख्या घट गई। यानी पूछ दिया जाए कि गुप्त काल में भूमि संबंध कर संख्या बढ़ी या घटी, तो आप कहेंगे बढ़ गई, और वाणिज्य करों की क्या हो गई? घट गई संख्या, ठीक। गुप्त काल में भू राजस्व 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था, ठीक है। करों की अदायगी दोनों के रूप में, नकद और अन्न में की जाती थी। कर दो रूपों में लिया जाता था, एक तो या नकद, ठीक है, इसे हिरण्य कहा जाता था यानी नकद, और दूसरा में यानी अन्न में की जाती थी कर की वसूली। यहाँ कुछ करों के नाम दिए गए हैं, कुछ प्रमुख करों के नाम निम्न हैं, चलिए देखते हैं। पहला, भाग, भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग। जो भूमि उपज होती थी उसमें यदि आपने एक भाग उगाया है तो उसमें 1/6 भाग आपको देना पड़ेगा। उस कर को क्या कहा जाता था? भाग, क्या? भाग, ठीक है। अगला है उद्रग, एक प्रकार का भूमि कर। तीसरा कर है भोग,
राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल आदि की भेंट, जिसे भोग कहा जाता था, भोग कर। ऊपरी कर कर एक प्रकार का भूमि कर है, ठीक है। भूतावत प्रत्यय, विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाले कर को भूतावत कर कहा जाता था। शुल्क, सीमा बिक्री की वस्तुओं के आदि पर लगने वाला कर को शुल्क कहा जाता था, ठीक है। आपसे ये पूछ देगा कि राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल आदि की भेंट, वह कौन सा कर है, तो आप बताएंगे भोग कर है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न आएगा। हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा दिए जाने वाला कर, तो आप बताएंगे हलीवा कर, हलकार और ये हल दंड, ठीक है। चलिए, ये कुछ प्रमुख कर थे, कितने 7 प्रमुख कर थे, ठीक है। चलिए, मंदसौर अभिलेख से हम भाग 3 में देखेंगे। यह हमारा भाग 2 था, ठीक है। हम भाग 3 से देखेंगे और ये हमारे यहाँ पे जो जो प्रश्न पूछे जाने वाले थे गुप्त साम्राज्य से, ये हमारा ये भाग 3 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगले बार हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ से पढ़ेंगे कि मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों द्वारा विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।